हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की नियोजित शहरीकरण। ठीक है, पहला देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे इतिहास का वो गौरवशाली अध्ययन है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग जंगलों या छोटे कबीलों में खानाबदोश की तरह रह रहे थे, उस दौर में हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसा सभ्यता पनप रही थी जिसके शहर आज के आधुनिक शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। हम इतिहास को सिर्फ राजा महाराजाओं और उनके युद्धों की कहानियां मानते हैं, लेकिन इस सभ्यता को पढ़ने के बाद समझ आता है कि आम इंसानों की नागरिकता समझ, साफ सफाई और प्रकृति के साथ उनका तालमेल इतिहास को कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नियोजित शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं। यहाँ के शहरों को देखकर साफ पता चलता है कि इन्हें किसी जल्दबाजी से नहीं बसाया गया था, बल्कि पहले पूरा नक्शा तैयार किया गया था। ठीक है, शहर की सड़कें बिल्कुल सीधे थे और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, जिसकी वजह से पूरा शहर शतरंज की बिसात जैसे व्यवस्थित दिखाई देती है। मकानों को बनाने के लिए धूप में सुखाई गई और आग में पकाई गई ईंटों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और मजेदार बात तो यह थी कि पूरी सभ्यता में इन ईंटों का आकार बिल्कुल एक जैसा था। ठीक है, और घरों में प्राइवेसी का इतना ध्यान रखा जाता था कि किसी भी मकान का मुख्य दरवाजा सीधे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे गलियों में खुलता था। और प्राइवेसी का उस सभ्यता में इतना ध्यान रखा जाता था कि किसी भी दरवाजे का सीधा जो दरवाजा होता था वह मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था, बल्कि पीछे गलियों में खुलता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का सबसे कमाल की खूबी उनका ड्रेनेज सिस्टम था, यानी जल निकासी प्रणाली था। हर घरों का गंदा पानी सब पहले एक छोटी नाली में आती थी, जो आगे चलकर सड़क की मुख्य और बड़े नाली से मिल जाती थी। ठीक है, ये नालियां पूरी तरह से ढकी हुई होती थी और इन्हें साफ करने के लिए जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जो यह दिखाता है कि साफ सफाई को लेकर ऐसी जागरूकता उस जमाने में दुनिया में कहीं और नहीं थी। नेक्स्ट है मुख्य शहरी स्थल और उनकी अनूठी बातें। इस सभ्यता के अलग अलग शहरों को देखे तो हर जगह की अपनी कुछ कमाल की विशेषताएं थी। जैसे मोहनजोदाड़ो में खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्नानागार मिलता है। ठीक है, जिन्हें देखकर लगता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास त्योहार या धार्मिक मौके पर सामूहिक स्नान के लिए किया जाता होगा, जिसकी बनावट इतनी पक्की थी कि हजारों साल बाद भी इसमें से पानी का रिसाव नहीं होता था। और उस स्नानागार का इतना अच्छे तरीके से बनाया गया था कि जिसके बाद हजारों साल बाद भी उसमें से पानी का रिसाव नहीं होता था। वही हड़प्पा में बड़े बड़े ग्रैंडरीज मिले हैं, जहां भारी मात्रा में अनाज सुरक्षित रखे जाते थे, जिससे यह पता चलता है कि वे लोग भविष्य में आने वाली किसी अकाल या भूखे जैसी आपातकाल स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ठीक है, और हड़प्पा के ग्रैंडरीज को देखकर यह पता चलता है कि वे लोग अकाल या सूखे जैसे आपातकाल के लिए हमेशा तैयार रहते थे। व्यापार के नजरिए से देखें तो गुजरात में लोथल इस सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ एक डॉकयार्ड यानी गोदीवारा बंदरगाह मिला है, जहां से समुद्र के रास्ते विदेशों के साथ व्यापार होता था। ठीक है, तो लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है जहां से विदेशी के साथ व्यापार होता था। ठीक है, इसके अलावा धोलावीरा शहर में पानी बचाने के लिए अद्भुत वाटर तकनीक के लिए मशहूर है, जहां सूखे इलाके में होने के बावजूद भी लोग ने पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया था, जो आज के वाटर मैनेजमेंट को भी सीख देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक मान्यताएं। प्राकृतिक और पुरुष का संतुलन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का धार्मिक जीवन बहुत ही व्यवहारिक और जमीन से जुड़ा हुआ था, जहां किसी बड़े अंडावर के बजाय प्राकृतिक और पुरुष दोनों तत्वों की पूजा का एक सुंदर संतुलन देखने को मिला है। वे प्राकृतिक को एक माँ या जननी के रूप में पूजते थे, जिसका सबसे बड़ा सबूत खुदाई से मिले भारी मात्रा में मदर गॉडेस की मिट्टी की मूर्ति है। यहाँ तक कि एक मोहर पर स्त्री के गर्भ से पौधे निकलता हुआ दिखाया गया है, जो साफ करता है कि वे धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। ठीक है, और इसके साथ ही वे पीपल के पेड़, बेल और जल की भी पूजा करते थे। दूसरी तरफ उनके जीवन में पुरुष शक्ति का भी उतना ही अहमियत था, जिसे हम मोहनजोदाड़ो में मिले
पशुपतिनाथ की मोहर से समझ सकते हैं। इस मोहर पर एक पुरुष का योगी की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके सर पर सिंह है और चारों तरफ हाथी, बाघ, गेड़ा और भैंस जैसे जंगली जानवर मौजूद हैं, जिसे इतिहासकार भगवान शिव की शुरुआती रूप मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार उनकी यह पूरी पूजा पद्धति साफ करती है कि वे जीवन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए प्राकृतिक और पुरुष दोनों को आपसी मिलन और संतुलन के साथ जरूरी आधार मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निष्कर्ष। हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल पुरानी ईंटें या टूटी हुई खंडरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास का वे आईना है जो हमें सिखाता है कि तरक्की और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। उनकी शहर नियोजन यह आज के इंजीनियरों को बड़ी सीख देती है। वहीं उनकी धार्मिक सोच हमें याद दिलाता है कि इंसानी जीवन तभी तक सुरक्षित और खुशहाल है जब तक हम अपने पर्यावरण और अपनी चेतना का सम्मान करने जानते हैं। यही कारण है कि आज से हजारों साल बीत जाने के बाद भी यह सभ्यता आज के आधुनिक समाज के लिए एक महान मार्गदर्शन बनी हुई है। ठीक है, तो आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। मुगल काल में पर्यावरण इतिहास के विशेष सौंदर्य में वनों, वन जीवों और बागवानी के प्रति मुगलों की नीति। ठीक है, पहला देखते हैं प्रस्तावना। जब भी हम मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ बड़े बड़े युद्ध और ताजमहल, लाल किला और राजाओं की नीति ही आती है। लेकिन अगर आज के समय में हम पर्यावरण के नजरिए से देखें तो मुगलों का प्रकृति के साथ एक बहुत ही अलग और गहरा रिश्ता था। उस जमाने की किताबें जैसे बाबरनामा और अकबरनामा को पढ़कर यह साफ पता चलता है कि मुगल बादशाह को पेड़ पौधे और घने जंगलों और अलग अलग तरह के जानवरों से कितना लगाव था। ठीक है, उसके लिए प्राकृतिक का इस्तेमाल करने का कोई चीज नहीं मानते थे, बल्कि वह उसकी कला, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वनों के प्रति मुगलों का नीति। अगर मुगल काल के जंगलों की बात करें तो उस समय भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ था, जो आज के मुकाबले कहीं ज्यादा फैला हुआ था। ठीक है, मुगलों के समय इन जंगलों को साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, क्योंकि पूरे राजपाट चलाने के लिए यहाँ से बहुत सी जरूरी चीजें मिलती थी। जैसे सेना के लिए सबसे ताकतवर हथियार यानी हाथी इन्हीं जंगलों से पकड़कर लाया जाता था, और तोप गाड़ियां या पानी के जहाज बनाने के लिए जो सबसे मजबूत लकड़ियां चाहिए होती थी वे भी वनों से ही आती थी। ठीक है, मुगलों की सोच जंगलों की पूरी तरह काटकर खत्म करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वे जंगलों को अपने किलों और सीमाओं के लिए एक सुरक्षित कवच की तरह देखते थे, जिससे दुश्मनों के लिए हमला करना मुश्किल हो जाता था। इसके साथ ही जंगलों से मिलने वाली आम चीजें जैसे लाख, शहद, मोम और जड़ी बूटी पर टैक्स लगाकर मुगल खजाने को हर साल अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वन जीवों के प्रति मुगलों का नीति। मुगल काल में भारत के जंगलों के शेर, चीते, हाथी और गिद्धे जैसे जानवर बहुत भारी मात्रा में घूमते रहते थे, जिसका तस्वीर उस जमाने के पेंटिंग में आज भी देखने को मिलती है। मुगल के वन जीव नीति का सबसे बड़ा नाम शिकार होता था। ठीक है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि उनके लिए शिकार सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन का साधन नहीं होता था। बादशाह जब भी शिकार पर निकलते थे तो वह एक तरह से दूर दराज के इलाकों का दौर करने, अपने सेना की कसरत कराने और आम जनता को अपनी ताकत दिखाने का एक राजनीतिक तरीका होता था। ठीक है, इन सब में सबसे अनोखा उदाहरण बादशाह जहांगीर का है। जहांगीर को जानवरों और चिड़ियों से इतना लगाव था कि उन्होंने अपनी किताब में उनके बारे में बहुत ही सटीक बातें लिखी है। इसलिए कई लोग उन्हें भारत का पहला वैज्ञानिक या प्राकृतिक प्रेमी भी मानते थे। उन्होंने बीमार जानवरों का इलाज और दुर्लभ पंछियों की आदतों पर इतना बारीकी से लिखा कि पढ़कर लोग हैरानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बागवानी के प्रति मुगलों का नीति। मुगलों ने हमारे पर्यावरण और इतिहास को जो सबसे बड़ी देन दी थी कि वह थी कमाल की बाग बगीचा का विकास। ठीक है, असल में जब बाबर पहली बार भारत आए तो उसे यहाँ के तापमान, मौसम और खुले मैदान कुछ खास पसंद नहीं आए थे। इसलिए उन्होंने अपने रहने के लिए 4 बाग तरीके की शुरुआत किए थे। ठीक है, इस तकनीक
में बगीचा को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता था और उसके बीच में पानी के बहाने के लिए छोटे-छोटे नहरें और फुआरे लगाए जाते थे। आगे चलकर मुगलों ने कश्मीर के मशहूर शालीमार बाग और निशात बाग से लेकर आगरा, दिल्ली तक कई लाजवाब बगीचे बनवाए। मजेदार बात यह थी कि यहाँ बागवानी सिर्फ दिखावे या सुंदरता के लिए नहीं थी, बल्कि मुगलों ने अपने देश से लाए गए फलों जैसे तरबूज, अंगूर, खजूर और अंजीर को भारत की मिट्टी में उगाया, जिसने भारतीय खेती किसान का पूरा चेहरा ही बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निष्कर्ष। हम यह कह सकते हैं कि मुगल काल के लोग पर्यावरण, जंगलों और जानवरों को लेकर बहुत ही अच्छा और संतुलित नजरिया रखते थे। मुगलों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों और जानवरों का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की तरह प्रकृति का अंधाधुंध और बेरहमी से विनाश बिल्कुल भी नहीं किया। उनके द्वारा बनाए गए खूबसूरत बाग बगीचा और जानवरों के प्रति उनका लगाव यह साफ दिखाता है कि वे प्रकृति की सुंदरता का कद्र करने जानते थे। आज के समय में जब हम प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़ी चीजें मुसीबत से जूझ रहे हैं, तो मुगलों के प्रकृति के साथ तालमेल हमें यह सिखाती है कि हम तरक्की तो जरूर करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने आसपास के पर्यावरण और खूबसूरत और सुरक्षित रखना भी सीखें। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, वहां से आप लोग ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।